सो लेट्स स्टार्ट। जरा देखते हैं कि क्या कुछ कहा गया हमें इस चैप्टर में। बहुत ही मज़ा आएगा, आप बस ध्यान से सुनिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कह रहा है कि जो हिस्ट्री है ना, वो जनरली हमारे 3 पीरियड में डिवाइड है। एक होता है एंशिएंट, एक होता है मेडिवल, एक होता है मॉडर्न। तो हमें यहाँ पे कह रहा है कि जो अभी तक हम हिस्ट्री पढ़ते आए हैं पूरे लाइफ टाइम, तो वो कितने तरह के होते हैं? वो 3 पीरियड में है। एक है हमारा एंशिएंट, एक है हमारा मेडिवल, एक है हमारा मॉडर्न। मैं लिख के भी दिखा देता हूँ, एंशिएंट, मेडिवल और यहाँ से मॉडर्न। तो यही 3 टाइप के हमारे एंशिएंट होते हैं हिस्ट्री। अब सबसे पहले है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री को हमने डिटेल में क्लास 6 में पढ़ा था कि जो टाइम जो कि अर्ली मैंस के समय से जो 7th सेंचुरी तक का जो टाइम है, यानी प्री हिस्टोरिक टाइम, यानी जब से धरती बनना शुरू हुआ तब से अर्ली मैंस के टाइम से लेकर के जो 7th सेंचुरी होता है, 700 सी ऐसे लिखते हैं। तो ये टाइप जो टाइम था ना, यहाँ तक हमारा क्या था? एंशिएंट हिस्ट्री था। और एंशिएंट हिस्ट्री का आखिरी हिंदू किंग जो थे वो थे हर्षवर्धन। तो उनको तो हमने क्लास में डिटेल में पढ़ा था। अब आता है हमारा मेडिवल पीरियड। तो यूरोप में 5th से 15th सेंचुरी तक जो टाइम है उसको मेडिवल पीरियड माना गया। और हम अगर अपने इंडियन के तरफ से देखें सो 8th से 18th सेंचुरी। तो मेडिवल पीरियड को हम इस चैप्टर में देखेंगे पूरा 7th में, और मॉडर्न जो है वो हम लेटर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक क्या था? यहाँ तक थे हमारे 3 टाइप की हिस्ट्री के। कौन कौन से 3 टाइप के हिस्ट्री हमारे होते हैं? अब कह रहे हैं कि इन यूरोप में जो 5th से 15th सेंचुरी वो हमारा मेडिवल पीरियड जाना जाता है, यानी 5th से लेकर के जो 15th सेंचुरी, ये क्या होता है? यूरोप में मेडिवल पीरियड जो है वो माना जाता है। अब यहाँ पे हमें आगे कह रहे हैं कि इन इंडिया में जो पीरियड जो है 8th से 18th सेंचुरी तक, वो बिगनिंग और एंड को दिखाता है मेडिवल पीरियड के। यानी कि जो 8th से लेकर के 18th सेंचुरी तक कहाँ पे इंडिया में जो ये टाइम पीरियड जो है ना, उसको एज अ मेडिवल पीरियड कंसिडर किया गया। तो ये तक तो हमने यहाँ से देख लिया। हम यहाँ से देखते हैं क्या आगे कहा गया है। हमें कह रहे हैं कि ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी इस समय में, कब? मेडिवल पीरियड के टाइम में बहुत सा इम्पॉर्टेंट चेंज जो था ना वो टुक प्लेस किया था। किस किस में? सोशल कंडीशन, यानी लोग का आपस में रहना वहना कैसे होता है। इकोनॉमिक, यानी पैसे के लेन देन में। पॉलिटिकल, यानी कि किसी कंट्री को एडमिनिस्टर कैसे करते हैं, यानी उसको संभालते कैसे। तो इन तरह के इन तीनों कंडीशंस में बहुत कुछ हमारा डेवलपमेंट हुआ था। कब? मेडिवल पीरियड में। कहाँ कहाँ पे हुआ था आपको पूछ सकता है। तो यूरोप में हुआ था, एक अमेरिका में हुआ था, एक एशिया में हुआ था। तो इन 3 कॉन्टिनेंट्स में हमारा सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा चेंज आया था। अभी तक हम एंशिएंट हिस्ट्री में थे तो उसमें धीरे धीरे सिविलाइजेशंस आ रही थी, लेकिन मेडिवल पीरियड में आते आते हमारा बहुत कुछ बदल गया था। हमारा सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो था वो कम्प्लीटली चेंज हो गया था। और यूरोप, अमेरिका और एशिया में भी। हम यहाँ आगे सामने कह रहे हैं कि though in ancient period the Indian culture has remained aloof from the outside world, during the medieval period Indian culture was highly influenced by the changes। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या कुछ कहा गया। Highly influences by the changes took place in the other countries. These influences are evident in the culture, administration, economic, language, religious beliefs of the people। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने इतना तो देख लिया कि अभी तक हमारा सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री था। एंशिएंट हिस्ट्री से हम मेडिवल पीरियड में आए, और मेडिवल से मॉडर्न होता है। तो मेडिवल पीरियड में हमने देखा कि यूरोप में जो 5th से 15th सेंचुरी उसको मेडिवल कहते हैं, और इंडिया में तो फिर जो 8th से 18th सेंचुरी था वो इंडिया में मेडिवल पीरियड कंसिडर किया गया। फिर हमने पढ़ा कि हमारा सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो था हमारा यूरोप, अमेरिका और एशिया को, उसमें भी बहुत सारे हमारे चेंजेस टुक प्लेस किए हैं। कह रहे हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में जो इंडिया का जो कल्चर था, अभी जो हमने पढ़ा, वो जो था ना, रिमेन्ड अलूफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। यानी कि हमने जो अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा था उसमें जो इंडिया का कल्चर था, जिसके अंदर इंडिया का सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सब कुछ आता है इंडिया के कल्चर में, तो वो बाहरी जो कंट्री था ना उससे इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था। यानी बाहरी कंट्री से कोई लेन देन नहीं था। इंडिया एक अलग ही कंट्री था, इसका बाहर से कोई भी चेंज नहीं आया था। ये खुद में खुद अपने आप में डेवलपमेंट कर रहा था। ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे आगे हमें कह रहा है कि एंशिएंट हिस्ट्री में तो नहीं हुआ था, लेकिन ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड इंडियन कल्चर वो हाईली इन्फ्लुएंस बाय द चेंजेस टुक प्लेस इन द अदर कंट्रीज। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो मेडिवल पीरियड का टाइम था ना, उसमें जो इंडिया का कल्चर था वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था बाहरी कंट्री के डेवलपमेंट से। यानी कि अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री में तो हम लोग को नहीं पता था कि बाहरी कंट्री में ऐसी भी चीज़ होता है, ये सब भी होता है।
तो बाहरी कंट्री से हम एकदम अलग थे। लेकिन मेडिवल पीरियड में क्या हुआ, मेडिवल पीरियड में लोग जो थे वो आना जाना शुरू कर दिए, जिसके कारण बाहर का जो कल्चर था वो भी इंडिया में टुक प्लेस करने लग गया। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल इंस्टेंट ले लो कि जैसे हमारा कंप्यूटर था, कंप्यूटर हमारा विदेश में फॉरेन में बनाया गया है, लेकिन इंडिया जो था, इंडिया तो पहले एंशियंट हिस्ट्री में इंडिया तो थोड़ा बहुत भी बाहरी कंट्री से इन्फ्लुएंस नहीं था, वो अपने में ही खुद में डेवलपमेंट कर रहा था, तो उसमें पता नहीं था उसे कि ऐसी भी चीज़ें होती है। लेकिन जैसे ही मेडिवल पीरियड आया तो लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया, तो लोग जो थे वो हाईली इन्फ्लुएंस हुए अलग अलग चेंजेस में जो बाकी कंट्रीज़ में हो। जैसे कंप्यूटर हुआ तो वो लोग बाकी लोग से सीख करके खुद भी कंप्यूटर को डेवलप करने लगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने लग गए इन चीज़ों का। तो यानी कि हमें सिंपली यहाँ पे बताया गया कि कैसे कैसे मतलब चेंजेस इंडिया में हुए थे मेडिवल पीरियड में। क्या दीज इन्फ्लुएंसेस आर एविडेंट इन द कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक, लैंग्वेज एंड द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द पीपल इवन टुडे। कि ये सारा जो चेंज आया था मेडिवल पीरियड में, जो बाहरी कंट्री से चेंज आया था, ये हमारा कल्चर जो था, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो था, हमारा इकोनॉमिक जो था, ये हमारा लैंग्वेज जो है, इन सारी चीज़ों में हमने देखने को मिलता है। क्या हमें ये सारा जो चेंज हुआ था बाहरी कंट्री से, तो बाहर का कंट्री का कल्चर कैसा है, बाहरी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक, लैंग्वेज जो है इंडिया का, ये सब से हमें पता चलता है कि बाहरी कंट्री में कैसा इन्फ्लुएंस हुआ था। कि जैसा आज के ज़माने में जैसा हमारे इंडिया का कल्चर है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी इकोनॉमी है, हमारा लैंग्वेज है, और हमारा जो रिलीजियस बिलीव है लोगों का, ये भी जो आज का ज़माने का है, ये भी पुराने ज़माने यानी इन्फ्लुएंस हुए बाहरी कंट्री से। हमारा कल्चर आया है बाहरी कंट्री से, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी इकोनॉमी, लैंग्वेज, ये सब को देख करके हमें पता चलता है कि बाहरी कंट्री से किस तरह से इन्फ्लुएंस हुआ था हमारा कल्चर जो है। अब यहाँ से आगे हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि उस ज़माने में कौन कौन से सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन से जिससे हमें पता चलता है कि ऐसा मेडिवल पीरियड था और ये सारा चेंजेस जो था वो टुक प्लेस किया था। तो देखते हैं कि यहाँ पे आगे कहा गया है। तो यहाँ से आगे हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो था मेडिवल पीरियड का, वो क्या है, हमारा लिटरेचर है एंड ऑल द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग। तो दो तरीके से हमें आने वाले कल्चर्स का मिलता है। एक तो मेडिवल पीरियड का हमारे लिटरेचर से पता चला कि ऐसा कुछ है, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग। लिटरेचर हमारा होता है जो हमें उस ज़माने में जो बुक्स वगैरह लिखी गई थी या जो हिस्टोरिकल अकाउंट्स जो लिखे गए थे, वो सब बुक वगैरह के फॉर्म में हमें लिटरेचर मिलता है। और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स का मतलब है कि हमारा, और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स होता है कि जो ज़मीन को अंदर जो खुदाई वुदाई किया जाता था, तो उनसे हमें जो 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 चीज़ें मिलती है, या हमने अभी तक जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखे, तो उनसे हमें पता चलता है कि उस ज़माने का मेडिवल पीरियड में हमारा कैसे हुआ करता था ये सारी चीज़ें। तो दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो लिटरेचर, एक आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है। और अभी जब तो हमने पहले के चैप्टर में हमने यहाँ से तो पढ़ा था, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको हाईलाइट कर दीजिए कि यूरोप में कितना से कितना जो पीरियड था वो माना जाता था मेडिवल पीरियड, और इंडिया में कब से कब तक जो था वो मेडिवल पीरियड माना जाता था। और उसके साथ ही इंडिया में कौन कौन से चीज़ों पे जो थे वो डेवलपमेंट हुए थे आज का ये। और एक अब यहाँ से आप नीचे से यहाँ पे हम चैप्टर में लिख सकते हैं, तो यहाँ से जो हमारा लिटरेचर आर्कियोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स है, वहाँ पे हमें ये सब सीखने को मिलता है। तब आगे यहाँ पे हमें लिखा हुआ है, द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड कंसिस्ट ऑफ द रिलीजियस वर्क्स एंड द कमेंट्रीज बेस्ड ऑन द पुराण, सेमेटरीज एंड एक्सेट्रा। कह रहा कि इस ज़माने में जो लिटरेचर, मैंने कहा कि आपको बुक वगैरह जो मिलती थी, तो वो जो उस ज़माने का पीरियड था ना, वो भी लिटरेचर भी दो ही टाइप का होता था, एक था रिलीजियस वर्क्स और एक था कमेंट्रीज। रिलीजियस वर्क्स होता था कि वो जिनका धर्म से लेन देन है, तो वो सारे बुक जैसे गीता हो गया, महाभारत हो गया, तो वो सा क्या है, रिलीजियस वर्क्स है, तो उनसे हमें एक पता चलता है ये लिटरेचर के अंदर का पार्ट है। और एक कमेंट्रीज होता है जो पुराने ज़माने से जो बुक हमारे पास है जो अवेलेबल चलती आ रही है, जैसे कि पुराण बहुत सारे हैं हमारे पास, समित्रीज। तो इन सब से क्या है, इन सब से हमें पता चलता है कि हमारा उन ज़माने का कल्चर जो था वो कैसा था, वो भी हमें स्पेशली लिटरेचर से पता चलता है। अब कह रहे वी गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मिलिट्री कंडीशन ऑफ द people from the non-religious works on the medicine, astronomy, dramas, and the period, and the autobiographies, orders of the rulers, and the letters written during that period also help in the understanding the life of the people during the medieval period. तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि लिटरेचर तो हमने देख लिया कि दो टाइप का था, एक तो था हमारा रिलीजियस वर्क जो धार्मिक है, और एक कमेंट्रीज था। अब फिर कह रहा है कि हमें उस ज़माने का इंडिया में सोशल, इकोनॉमिक, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी ना, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री कंडीशन के था,
तो ये सब जो था ना, हमें लिटरेचर के साथ साथ और हमारे आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के साथ साथ हमें नॉन रिलीजियस वर्क से भी पता चलता था। यानी कि वैसे बुक्स या वैसी चीज़ें जिसका धर्म से कोई लेन देन नहीं है, जिसका भगवान पुराण से इन सब से कोई लेन देन नहीं है। जैसे कि इस फील्ड के अंदर नॉन रिलीजियस के अंदर जो हमारा मेडिसिन है, अब मेडिसिन होता है दवाई ववाई का, तो उसके अंदर आप देख सकते हो कोई भी धर्म का लेन देन उसमें है ही नहीं। एक ये नॉन रिलीजियस वर्क्स हुआ, दूसरा एस्ट्रोनॉमी हुआ, ड्रामा हुआ, स्टोरीज हुआ और अदर लिटरेचर। ये सब क्या नॉन रिलीजियस वर्क्स में आता है। तो हमें नॉन रिलीजियस वर्क से भी पता चलता है उस ज़माने का सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि हमें क्या क्या से पता चलता है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक था लिटरेचर था और एक आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है। और लिटरेचर में अगर आपसे स्पेशली पूछा जाए तो आप उसके अंदर लिख सकते हो, एक था रिलीजियस वर्क, एक था कमेंट्रीज जैसे कि पुराण समित्रीज, और फिर तीसरा हमें किन चीज़ से पता चलता है, एक तो नॉन रिलीजियस वर्क्स। और इसके अंदर आपको एग्जांपल लिखना होगा कि नॉन रिलीजियस वर्क से हमें क्या क्या पता चलता है। तो आप लिख सकते हो उसमें मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, ड्रामा, सोशल, अदर लिटरेचर। तो ये सब जो चीज़ से इससे हमें पता चलता है बाहरी का कंट्री में हमारा मेडिवल पीरियड जो था कैसा आया था। तो अभी तक क्या क्या हुआ, एक था लिटरेचर, एक है आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, और लिटरेचर में स्पेशली रिलीजियस वर्क्स और कमेंट्रीज, और बाकी हमारा नॉन रिलीजियस वर्क से भी हमें पता चलता है जैसे कि मेडिसिन हुआ, एस्ट्रोनॉमी हुआ, ड्रामा, स्टोरी। तो इन सब से भी हमें इंफॉर्मेशन पता चलता है। तो ये सब तो थे हमारे कुछ सोर्सेज, जैसे लिटरेचर था, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स था, रिलीजियस वर्क था, कमेंट्रीज था, और सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल के बारे में हमें नॉन रिलीजियस वर्क से भी पता चलता है जैसे मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, ड्रामा और एक्सेट्रा। तो मैं आपको यहाँ हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि कौन कौन से सोर्सेस है। एक तो था लिटरेचर, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, एक था हमारा रिलीजियस वर्क्स, पुराण समिट्रीज, और एक हमें इन चीज़ों के बारे में पता चलता है किससे नॉन रिलीजियस वर्क, जो कि थे हमारे ये सारे चीज़। तो आगे क्या था, ऑटोबायोग्राफीज एंड द ऑर्डर्स ऑफ द रूरल लेटर ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑल्सो गिव अस टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो ऑटोबायोग्राफीज, यानी कि वो राजा जो खुद से अपने बारे में कोई बुक लिखते थे उन्हें ऑटोबायोग्राफीज कहते हैं। एंड द ऑर्डर्स ऑफ रूलर्स एंड द लेटर्स, यानी उस ज़माने में जो भी लेटर्स लिखा गया, यानी राजाओं के जो ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, उन सब से भी हमें पता चलता है कि मेडिवल पीरियड में लोगों का जो जीवन था वो कैसा था। तो उस चीज़ से भी हम जानते हैं कि हमारा लोगों का जो जीवन था वो कैसा था, किन किन वजह से ऑटोबायोग्राफी जो था और लेटर्स था। तो अभी तक कौन कौन से हो गए, एक लिटरेचर, एक आर्कियोलॉजिकल है, एक रिलीजियस वर्क्स है, कमेंट्रीज है, एक नॉन रिलीजियस वर्क्स है जिसमें मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, ड्रामा, स्टोरी, अदर लिटरेचर आता है, और ऑटोबायोग्राफीज और जो लेटर उस ज़माने में लिखा हुआ है, ये सब क्या है, मेडिवल पीरियड का एक पार्ट है। ठीक है, तो हमने पिछले पार्ट में हमने वीडियो का देख लिया था कि हमारा कौन कौन सा वो सोर्सेज होता है। अब यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, आगे देखते क्या कुछ कहा गया चैप्टर में। कह रहा फॉर एग्जाम्पल द पृथ्वीराज रासो वॉज रिटन बाय द चंद बरदाई, थ्रोज अ लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन द लाइफ ऑफ द पीपल इन द नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ पृथ्वीराज चौहान। तो कह रहा है कि जो पृथ्वीराज रासो, एक बुक का नाम है, क्या, पृथ्वीराज रासो, ये एक बुक का नाम है। और ये बुक जो था ना, पृथ्वीराज रासो जो बुक था, ये किसने लिखा था, चंद बरदाई ने लिखा था। किसने, चंद बरदाई। और चंद बरदाई कौन है, चंद बरदाई जो है ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन, जो चंद बरदाई थे वो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में बहुत ही बड़े राइटर थे। तो उन्होंने क्या किया था, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा था और लाइफ ऑफ द पीपल के बारे में लिखा था पृथ्वीराज चौहान के समय में। और बुक का नाम आपको याद रखना है, बुक का नाम क्या है, तो याद रखो आप, ये पृथ्वीराज रासो जो था चंद बरदाई के लिखा था। और ये यहाँ पे ये, ठीक है। तो आगे यहाँ पे कह रहा है कि जो आगे यहाँ पे कह रहा था, मुस्लिम रूलर इनकरेज द राइटिंग्स ऑफ द हिस्टोरिकल अकाउंट द वेल नोन वर्क्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ दैट पीरियड वर द तहकीक हिंद अल बिरूनी एंड एन आई अकबरी अबुल फजल विच वर राइटिंग मेनली इन पर्शियन। तो यहाँ पे कह रहा है कि उस ज़माने में और भी बहुत सारे बुक्स लिखे गए थे जो हमारे मुस्लिम रूलर्स थे वो समय लिखने को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे। जैसे कि उस समय में बहुत सारा बुक भी लिखा गया था, जैसे कि एक तो लिखा गया था तहकीक इन, एक बुक का नाम है जिसे लिखा था अलबिरूनी ने, क्या नाम है, तहकीक हिंद अलबिरूनी ने लिखा था, एन आई अकबरी अबुल फजल ने लिखा था। इन दोनों बुक का नाम आपको याद रखना होगा क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन में आता है कि
मतलब कौन कौन से बुक थे उस समय में लिखे गए। तो एक तहकीक हिंद था जिसे अल बिरूनी ने लिखा था, और एक एना अखबारी जिसे अबुल फजल। तो अब कह रहा है कि विच वर मेनली रिटन पर्शियन, और ये जो जितना भी बुक थे, चाहे तहकीका हिंद हो, एना या अखबारी हो जिसे अबुल फजल ने लिखा हो, और तहकीका हिंद जिसे अल बिरूनी ने लिखा हो, तो ये सारा बुक जो था ना, ये एक लैंग्वेज में प्रिंट किया गया था, एक लैंग्वेज में लिखा गया था जो कि था पर्शियन। ये आपको याद रखना है कि ये जितना भी बुक था उस ज़माने में वो पर्शियन लैंग्वेज में होता था। चाहे मैंने पृथ्वीराज रासो के बारे में भी आपको बताया था पिछले पार्ट में, तो पृथ्वीराज जो रासो बुक है ना, वो भी जो है वो भी पर्शियन में ही लिखा हुआ है। तो क्या ट्रैवल अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन विजिटर्स लाइक द इब्न बतूता, मार्को पोलो एंड बर्नियन आर आल्सो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट टाइम। यानी कि उस ज़माने में बहुत सारे ट्रैवल अकाउंट्स भी लिखा गए थे, यानी कि बाहर से जो लोग यहाँ पे इंडिया में विज़िट करने के लिए यानी घूमने के लिए आते थे ना, फॉरेन विजिटर्स, तो वो भी बहुत सारे इंडिया के बारे में बुक लिखते थे। तो उससे भी हमें पता चलता है किसके बारे में, उससे भी हमें पता चलता है कि मेडिवल पीरियड कैसा था। जैसे कि यहाँ पे कुछ हमें नाम दिए गए फॉरेन विजिटर्स के जिन्होंने लिखा था इंडिया के बारे में। एक का नाम है इब्न बतूता, दूसरे का नाम है मार्को पोलो, इनका फ़ोटो में यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं मार्को पोलो है, और तीसरा है बर्नियर, और इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ पीरियड ऑफ दैट टाइम। तो ये सारे कौन कौन से ये हमारे फॉरेन विजिटर्स, आपको नाम याद रखना होगा। एक था इब्न बतूता, एक था मार्को पोलो, ये सब क्या थे, इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ थे उस ज़माने में। अब यहाँ से हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का, तो ध्यान से आप पढ़िएगा कि द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द पॉपुलैरिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द पेपर विच इनकरेज द राइटिंग रिकॉर्ड्स इन द rulers, temples, monasteries called the manuscripts, which are the major sources of information of that time। तो यहाँ पे हमें कह रहा है क्या, हमें यहाँ पे कह रहा है कि जो उस ज़माने में जो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट जो था, आपको ये 5 पॉइंट्स में लिखना होगा कि उस ज़माने में कौन कौन सा अचीवमेंट हुआ था। तो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट पहला, सबसे पहला सिग्निफिकेंट अचीवमेंट क्या था कि उस ज़माने में पेपर जो था ना बहुत ज़्यादा बिक्री था, पेपर बहुत ज़्यादा मिलता था। विच एनकरेज द राइटिंग्स ऑफ रिकॉर्ड, जो कि राइटिंग जो हमारे रिकॉर्ड होते थे, जो भी बुक वगैरह जो उस ज़माने में लिखते थे, तो उसको ये बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता था। क्योंकि ये सिंपल सी बात है कि अगर पेपर जो है उसका अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगा, अगर मतलब पेपर ज़्यादा होगा, तो उस समय में क्या होगा, जो राइटिंग का रिकॉर्ड है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि जितना पेपर जितना अवेलेबिलिटी होगा उतना ही लोग ज़्यादा लिखेंगे। तो एक तो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट आप पहले पॉइंट में लिख सकते हो। पहला पॉइंट द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट क्या था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हो क्या सिग्निफिकेंट अचीवमेंट जो हुआ था, कि क्या था, अवेलेबिलिटी ऑफ पेपर जो था वो बहुत ज़्यादा था। अब आगे हम यहाँ नीचे देखते हैं इस चैप्टर में यहाँ सोच कहाँ के, तो आगे यहाँ पे कह रहा है कि आर द मेजर सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट पीरियड, यानी ये सब जो थे मेन सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन के, क्या पेपर बहुत ज़्यादा अवेलेबल था, तो उसके अवेलेबिलिटी के कारण बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो लिखते थे राइटिंग रिकॉर्ड्स। तो ये सब इंपॉर्टेंट सोर्स है उस ज़माने का। अब कह रहे हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द पीरियड आर एग्जिस्ट इन द वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस, यानी कि उस ज़माने में जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स यानी जो लोग लिख करके रखते थे, कुछ भी इवेंट होता था हिस्ट्री में तो लोग तुरंत उसको लिखते थे। अभी जैसे हमने देखा कि पृथ्वीराज रासो, तहकीका हिंद जिसे अल बिरूनी ने लिखा है, एन.आई. अखबारी जिसे अबुल फजल ने लिखा है, तो कितने टाइप के बुक जो थे वो, तो वही कह रहा है कि हिस्ट्री जो था ना वो ज़माने में बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस में लिखा जाता था, क्या क्या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। अब कह रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे हैव अंडरगॉन वेरियस चेंजेस इन द ग्रामर, वोकैबुलरी एंड द मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डिफरेंट वर्ड्स। यानी कह रहा है कि उस ज़माने में जो लोग जो थे ना, उस ज़माने में पहले स्टार्टिंग में जो उन्हें बुक्स वगैरह मिलती थी, तो वो धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ चीज़ों को समझना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उनके ग्रामर में बहुत बड़ा चेंज आया, उनके वोकेबलरी में बहुत बड़ा चेंज आया, और उनको समझने का पर्सपेक्टिव जो था वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। तो कहने का सिंपली आप ये समझो कि धीरे धीरे जो था ना उस ज़माने में, धीरे धीरे जितने भी हमारे बुक्स वगैरह जो हमें मिलती थी, उन सबको पढ़ने का तरीका और समझने का तरीका, उनका ग्रामर, लिटरेचर, ये सब भी होता गया। तो अब सेकंड पॉइंट में अचीवमेंट ये लिख सकते हो, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हो। और अभी हम क्या कह रहे हैं, सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स लिख रहे हैं। तो आगे यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा ग्रामर में, वोकेबलरी में धीरे धीरे चेंज आने लग गया। तो उसी को यहाँ पे एक एग्जांपल के द्वारा समझाया जा रहा है कि फॉर एग्जांपल द वर्ड हिंदुस्तान इज रेफर सम पीपल एज द प्लेस वेयर हिंदूज लिव, यानी कि एक वर्ड है जिसका नाम है हिंदुस्तान। तो काफ़ी लोग का ऐसा मानना है कि
हिंदुस्तान जो होता है वो जगह है जहाँ पे हिंदू लोग जो होते हैं वो रहते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं, दूसरे कह रहे हैं बट टुडे मैनी पीपल टेक एन एक्सेप्शन टू द वर्ड अकॉर्डिंग टू वांट टू रेफर इट एज इंडिया ओनली। लेकिन आजकल ज़्यादा ज़माने तक जो पहले हिंदुस्तान था तो लोगों ने इस नाम को कन्वर्ट करके अब क्या रख दिया, यहाँ पे इंडिया रख दिया। तो आप देख सकते हो कि पहले का उनका समझने का तरीका और उनका वोकेबलरी में कितना चेंज हो गया कि सीधा हिंदू से इंडिया बन गया। कह रहा अकॉर्डिंग टू आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारा जो कंट्री का नेम है जो कि है इंडिया, इसको हम भारत भी कहते हैं। हैंस टर्म आर यूज इन द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एट टाइम्स टेकन इनटू द अकाउंट ऑफ द कल्चर सोशल पॉलिटिकल कंडीशंस। तो वही चीज़ कह रहा है कि अभी हमने देखा कि धीरे धीरे समय के साथ साथ उनका ग्रामर में, उनके वोकेबलरी में, उनके समझने की शक्ति जो थी अलग अलग वर्ड्स की वो भी बदलती गई। जैसे कि एक वर्ड है हिंदुस्तान, उसे काफ़ी लोग जो है वो समझते हैं कि जहाँ पे हिंदूज लोग रहते हैं, लेकिन आज के ज़माने में लोग क्या इसको कहते हैं, ये इंडिया ही कहते हैं। इस वर्ड हिंदुस्तान को उन्होंने बदल के इंडिया रख दिया। तो आप देख सकते हो कि इनके समझने की शक्ति में, इनके वोकेबलरी में कितना बड़ा चेंज है कि हिंदुस्तान से सीधा इंडिया हो गया। ठीक है, तो वही सब कह रहा है कि हैंस द टर्म्स दैट यूज इन द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो ये अलग अलग टर्म्स को अलग अलग बुक्स में यूज़ करते थे। धीरे धीरे इनके अंदर बहुत सारा डेवलपमेंट आने लग गया। तो मैंने तो आपको अचीवमेंट बता ही दिए। एक तो था अवेलेबिलिटी ऑफ पेपर बहुत ज़्यादा था, जिससे ये लोग राइटिंग रिकॉर्ड्स को बढ़ावा देते थे। दूसरे समय के साथ साथ इनके ग्रामर वोकेबलरी में भी बहुत बार चेंज होता था। तो अभी तक 2 पॉइंट हो गए हमारे अचीवमेंट के, सिग्निफिकेंट जो जो अचीवमेंट हुआ था उस ज़माने में। तो अब आगे हम यहाँ नीचे देखते हैं कि क्या कुछ किया गया है हमें। तो आगे यहाँ पे कह रहे हैं, दो manuscript provide a lots of useful information about the historians, yet the fast pace of development during that period makes the job quite tough। यानी कि मैन्यूस्क्रिप्ट क्या था, ये एक ऐसा बुक था जो कि पुराने ज़माने के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज लिखा जाता है। आप सिंपली समझो ये भी एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ही था। तो ये सब जो चीज़ें हमें मिली ना, जो हमारे हिस्टोरियंस आजकल ये हिस्टोरियंस होते हैं, अभी क्या होता है हिस्टोरियंस, इन हिस्टोरियंस का क्या काम होता है, इनका काम होता है कि पुराने ज़माने की चीज़ों के बारे में खोज करना, उनके बारे में समझना। अभी तक जितने भी हिस्टोरियंस हैं उन्होंने जो जो खोज की उसी की वजह से हम ये चैप्टर को पढ़ पा रहे हैं, मेडिवल पीरियड। तो कह रहे हैं कि उनका काम जो है, उनका तो काम यही है कि इन सारी चीज़ों को समझना, इन्फॉर्मेशन को पुराने ज़माने के बारे में इकट्ठा करना है। तो कह रहा है कि लेकिन धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट के साथ इनका जॉब भी जो है ना ये टफ़ होते जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले जैसे मेडिवल पीरियड के शुरुआत में कैसा उनका कंडीशन था तो उनको समझने में आसानी हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जैसे इनका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आने लग गया तो हिस्टोरियंस की जो समझने की काम है, उनकी जो शक्ति है, वो सब भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती गई। समय के साथ साथ इनका सारा जॉब भी है वो भी टफ़ होते गया। तो हम यहाँ पे कह रहे द मूवमेंट ऑफ पीपल इन द सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ रिजल्टेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर, वीविंग, फूड एक्सेट्रा। कह रहे कि जो लोग जो थे वो उन्होंने धीरे धीरे बाहरी कंट्रीज़ में जाना शुरू कर दिया। किनके खोज में? या तो उन्हें आइडियाज़ चाहिए था, उन्हें एग्रीकल्चर के बारे में जानना था, या वीविंग, फूड। तो लोग जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने लग गए, तो उनसे उनको ये सारा फ़ायदा है। एक तो एक्सचेंज हो गया उनके आइडियाज़ को। जैसे मैं यहाँ इंडिया में रहता हूँ, मैं तो मान लो मैं अमेरिका में गया, तो अमेरिका में रहने के बाद मेरा क्या होगा, अमेरिका में रहने के बाद मैं वहाँ का धीरे धीरे भाषा को समझने लगूँगा, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, वहाँ पे कैसे डेवलपमेंट हो रही है। तो जैसे कि वहाँ का एग्रीकल्चर कैसा, उनका वीविंग कैसा, उनका फूड कैसा, तो ये सब बारे में मेरे को पता चलेगा। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि जो लोग जो थे वो इधर से उधर जा रहे थे कि उनके सर्च में, अपॉर्चुनिटीज़ के सर्च में, कि उन्हें कोई जॉब मिल जाए। तो उनकी वजह से इंडिया में बहुत सारा एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हुआ, वीविंग हुआ, फूड एक्सेट्रा, यानी ये सारा हमें डेवलपमेंट देखने को मिली। तो आप तीसरा पॉइंट में यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो। कहाँ गया? यहाँ से यहाँ तक आप थर्ड पॉइंट में लिख सकते हो। अभी तक मैंने आपको कितना बताया दिया? अभी तक मैं 3 पॉइंट आपको बता दिए। एक, सबसे पहला पेपर पहले बहुत ज़्यादा मिलता था तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को वो बढ़ावा देते थे। और दूसरा चीज़, मैंने दूसरा पॉइंट आपको बताया था कि उस ज़माने में एग्रीकल्चर बोलो, मतलब उस ज़माने में जितने भी वोकेबलरी थे, ग्रामर थे, उसमें भी चेंज आया। और तीसरा आप लग सकते हो कि जो लोग थे वो इधर से उधर अपॉर्चुनिटीज़ के जो खोज में गए तो उन्हें अलग अलग एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ मिले, किसमें, एग्रीकल्चर के फील्ड में, वीविंग के फील्ड में, फूड के फील्ड में। तो धीरे धीरे एडवांसमेंट जो था वो समय के साथ होते गया। अब यहाँ पे नीचे हमें दिया हुआ है कि मैनी रैंक्स एंड द डिफरेंशिएशंस ऑफ द इमर्ज इन द सोसाइटी, यानी कि बहुत सारे अलग अलग पोजीशन में जो लोग हैं वो मिलने लग गए। मान लो कोई IAS बनता है, कोई डॉक्टर बनता है,
तो जैसे आईएएस का वैल्यू जो होता है वो डॉक्टर से ज़्यादा बड़ा पोस्ट पे होता है, तो उसी हिसाब से अलग अलग लोग जो होते हैं एक सोसाइटी में जो होते हैं वो उभर के आते हैं अलग अलग रैंक के और अलग अलग पोजीशंस के। कह रहे हैं दिस वाज आल्सो पीरियड ऑफ ग्रेट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लाइक पर्शियन व्हील, स्पिनिंग व्हील एक्सेट्रा। यानी कि इस ज़माने में क्या था कि इस ज़माने में जो था ना बहुत सारा टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आया था। जैसे कि एक व्हील, दो तरह के व्हील बनाए गए थे, एक था पर्शियन व्हील और एक था स्पिनिंग व्हील। तो पर्शियन व्हील क्या होता था, पर्शियन व्हील से हम क्या करते थे, हम कुआं से पानी को निकालते थे, मतलब इस पहिया को हम घुमाते रहते थे, उससे पानी जो था वो ऊपर लाया जाता था, तो उसका यूज़ किया जाता था। और एक था स्पिनिंग व्हील, जैसा आप जानते हो कि गांधी जी थे वो चरखा यूज़ करते थे, तो कपड़े वपड़े बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो तीसरा पॉइंट में आप ये लिख सकते हो, सॉरी चौथा पॉइंट में आप ये लिख सकते हो कि उस ज़माने में हमारे टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट आया था, जैसे पर्शियन व्हील, स्पिनिंग व्हील एक्सेट्रा। अब यहाँ से हमारा सारा अचीवमेंट का पॉइंट ख़त्म होता है। अब यहाँ आखिरी पैराग्राफ में देखते क्या कह रहे हैं, कह रहे थे excavation of the medieval towns, rise and villages, along with the paintings, monuments, sculptures, coins, inscriptions, also gives a lots of information about the social and the culture। तो कह रहा है, हमें यहाँ पे कह रहा है कि जो उस ज़माने में एक्सकवेशन यानी जो खुदाई वगैरह होती थी, जो मेडिवल में जो टाउन्स मिलते थे, जो गांव थे, जो सराइस थे, तो वहाँ पे हमें क्या क्या मिला, हमें खुदाई करने के बाद इन जगहों पे हमें बहुत सारा पेंटिंग्स मिला, हमें बहुत सारा मॉन्यूमेंट मिला, हमें बहुत सारा स्कल्पचर्स मिला, हमें बहुत सारा कॉइन मिला, हमें बहुत सारा इंस्क्रिप्शंस होता है कि जो दीवार पे पुराने ज़माने के जो रूलर्स थे वो कुछ लिखवा के रखते थे, अगर उनके साथ कुछ याद होती थी तो वो जो लिखवाते थे उनको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। तो ये सारे चीज़ जो है, चाहे पेंटिंग्स हो, चाहे मॉन्यूमेंट हो, चाहे स्कल्पचर्स हो, चाहे कॉइन्स हो, चाहे इंस्क्रिप्शंस हो, तो ये सारा बहुत सारा हमें नॉलेज देता है कब का मेडिवल पीरियड के बारे में। तो कह रहे हैं ऑल्सो गिव लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन डिफरेंट सोसाइटी और कल्चर के बारे में हमें बताता है। क्या लेटर्स हैव अ क्लोज टुक इन द इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड इन द फॉलोइंग चैप्टर। आने वाले चैप्टर में हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, किसके बारे में, मेडिवल पीरियड के बारे में। अब यहाँ से पहले एक डू यू नो रह गया था, तो इसको भी पढ़ के समझते क्या कहा गया। कह रहे हैं द नेशनल द स्टेट गवर्नमेंट्स कीप ऑल द रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट एंड मैन्युस्क्रिप्ट इन द आर्काइव्स। यानी कि अभी के जो हमारे गवर्नमेंट होते हैं या जितने भी नेशनल्स जो होते हैं वो सब क्या करते थे पुराने ज़माने के, अभी हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड हो, चाहे हमारे पास जितने भी अभी डॉक्यूमेंट हो या हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट हो, तो ये सब एक जगह पे ये लोग रखे हैं, उस जगह को हम कहते हैं आर्काइव्स। तो ये लोग क्या रखते हैं, आर्काइव्स में रखते हैं। तो कह रहे हैं द नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। यानी कि नेशनल आर्काइव इंडिया का, यानी जहाँ पे हमारे रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट, मैन्युस्क्रिप्ट रखे गए हैं, तो वो सब का है नेशनल आर्काइव में रखा गया। नेशनल आर्काइव का है न्यू दिल्ली में। तो यहाँ से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है मेडिवल पीरियड। हमने सब चीज़ देख लिया कि यहाँ पे कौन कौन सा मेडिवल पीरियड में डेवलपमेंट हुआ था, फास्ट पेस हुआ था, ये सारा हमने चैप्टर में देख लिया। और हमने यहाँ पे देख लिया कि कौन कौन से बुक्स वगैरह लिखी गई थी, और ये सब को पढ़ते ही हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। आपको मैं आने वाले वीडियोस में इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो भी पोस्ट कर दूँगा। तब तक के लिए देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। थैंक यू।